तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप नोट्स के साथ में समझने वाले हैं और ये जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वाइब्रेशनल से रोटेशनल से कैसे रिलेट करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बताता है? मॉलिक्यूल के वजह से बनने वाले स्पेक्ट्रा के बारे में हमें बताता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा कैसे बनता है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए। तो मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा जो होता है वो तीन चीजों के वजह से बनता है। तीन कारण होते हैं मॉलिक्यूल में, उस वजह से बनता है। जैसे कि कोई मान लेते हैं HCl मॉलिक्यूल है तो इसका स्पेक्ट्रा कैसे बनेगा, कोई पूछ ले तो भाई मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के वजह से बनेगा स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूल के रोटेशन के वजह से बनेगा, और तीसरा है मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ऐसे जाता है या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है, तो हमें उससे भी स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। तो ये तीन वजह से हमें स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है मॉलिक्यूल में। तो ये आपने समझा। अब भाई इनको हम स्टडी ही इतना क्यों कर रहे हैं? मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा बन रहा है, कहानी खत्म, तो इनको इतना पढ़ क्यों रहे हैं? तो मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा से हम क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूल के शेप के बारे में, मॉलिक्यूल कौन सा है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज के बारे में, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं केवल स्पेक्ट्रा की वजह से। जैसे इंसान की फिंगरप्रिंट आपको मिल गई तो इंसान की डिटेल आपको पता चल गई कि भाई ये इंसान है, ये इंसान है, अगला इंसान है। ठीक उसी तरीके से मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा अगर आपने स्टडी कर लिया तो आपको मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा मॉलिक्यूल है, HCl है या HF है या कौन सा है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा अलग अलग होता है। इसीलिए तो ये तीनों चीजें पढ़नी जरूरी है। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, वाइब्रेशन, रोटेशन, इन तीनों के वजह से हमें स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है मॉलिक्यूल में। अब डेफिनेशन को समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का। एमंग द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स है। वो क्या है? सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों है अभी समझ में आ जाएगा। ये विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में हमें दिखाई पड़ता है। जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है ऐसे, या फिर लोअर से हायर में जाता है इस तरीके से, तो आपको जो लाइट देखने को मिलती है वो लाइट जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट होती है या तो विजिबल होती है, जो आप देख सकते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, एंड इन्वॉल्व ए चेंज इन ऑल थ्री इलेक्ट्रॉनिक। जब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है तो तीनों चीजों में चेंज आती है, इलेक्ट्रॉनिक में भी, वाइब्रेशन में भी, रोटेशन में भी। मतलब क्या है कि अगर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में गया या हायर से लोअर में गया तो क्या होगा कि आपका वाइब्रेशन भी चेंज होगा, रोटेशन भी चेंज होगा, ये दोनों एनर्जी भी मॉलिक्यूल की चेंज होगी। तो आप देख सकते हैं एक तो हमें इलेक्ट्रॉनिक के वजह से एक स्पेक्ट्रा मिल गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे हायर से लोअर में हमारा इलेक्ट्रॉन आया और लाइट को इसने एमिट किया, तो आपको एक स्पेक्ट्रा किसके वजह से मिल गया? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से। लेकिन भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से एक स्पेक्ट्रा मिलेगा, साथ में वाइब्रेशन और रोटेशन भी होगा। वाइब्रेशन और रोटेशन भी होगा। क्यों होगा ये आपको समझना है, तो ये मैं आपको यहाँ पे जल्दी से समझा देता हूँ। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है हमारे, ये दोनों हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लेवल है। इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है 1 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। ये एनर्जी, इनके डिफरेंस के बीच की एनर्जी को ये एमिट करता है। बाकी अगर बात करें वाइब्रेशन की, तो वाइब्रेशन की एनर्जी जो होती है, जो भाई मॉलिक्यूल है हमारा ना यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी भी कुछ एनर्जी होगी। तो उसकी एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल के हिसाब से बहुत कम होती है। और एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के पास में कई सारे वाइब्रेशनल लेवल होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के पास में कई सारे वाइब्रेशनल लेवल होते हैं, ठीक है। और हर एक वाइब्रेशनल लेवल के पास में कई सारे रोटेशनल लेवल होते हैं। मतलब अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक की सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद में वाइब्रेशन की, फिर उसके बाद में रोटेशन की सबसे कम होती है, ठीक है। ये एनर्जी का है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, तो आप देख सकते हैं वाइब्रेशन में और रोटेशन में तो ऑटोमेटिक ट्रांजिशन हो जाएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है इनसे कम है, तो ऑटोमेटिक ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ पे ये हमने समझ लिया क्या कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा दिख रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन में तो हो ही रहा है ट्रांजिशन, वाइब्रेशन और रोटेशन में भी क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहा है। तो यानी कि इस तरीके के स्पेक्ट्रा अगर आप देखेंगे, जैसे कि वाइब्रेशन में भी क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है, रोटेशन में भी ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि बहुत सारी आपको लाइट मिलेगी, बहुत सारी तरीके की आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा हो जाएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये विजिबल या अल्ट्रावायलेट रीजन में अपीयर होता है। रेंज इसका 1 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में मैंने आपको बता दिया है। इन स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं हम लोग एमिशन में और एब्जॉर्प्शन में, दोनों। मतलब क्या है? मतलब ये है इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर सकता है, लोअर लेवल से हायर एनर्जी में भी जा सकता है, एब्जॉर्ब करके लाइट को, ये लाइट को एब्जॉर्ब करके जा सकता है। तो जब लाइट को ये एब्जॉर्ब करके हायर में जाएगा तो इसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। और अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आ रहा है, लाइट को एमिट कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे एमिशन। क्या कहेंगे, एमिशन। तो ये दोनों तरीके के स्पेक्ट्रा को हमारा शो करता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। और इसमें क्या होगा, हमारा फाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो कि वाइब्रेशन और रोटेशन की वजह से होता है। क्योंकि वाइब्रेशन और रोटेशन का भी अपना अपना स्पेक्ट्रा होता है, तो उसके वजह से भी कुछ हमें क्या मिलेगी, लाइन देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर इसको हम स्टडी कर लेते हैं तो हमें मॉलिक्यूल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। द टेंडेंसी ऑफ हेड फॉर्मेशन इज मच स्ट्रॉन्गर एंड द बैंड में बी डिग्रेडेड इधर टुवर्ड द रेड और टुवर्ड द वायलेट। जैसे कि हम लोग जानते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है। तो ये हेड फॉर्मेशन होगा, मतलब क्या है कि बैंड फॉर्मेशन होगा, और ये वायलेट पे खत्म हो जाएगा या रेड पे खत्म हो जाएगा, दोनों साइड में अगर आप देखेंगे, तभी तो विजिबल में लाई करता है इस तरीके से। तो इस तरीके का हमारा होता है। अब सभी तरीके के डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को शो करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा चाहे हेट्रोन्यूक्लियर हो। हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब दो डिफरेंट तरह के एटम हो मॉलिक्यूल में, या दो सेम तरह के मॉलिक्यूल हो हमारे, तो ये दोनों हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को शो करते हैं। क्लियर है ये बात। अब आगे समझते हैं कि होमोन्यूक्लियर के बारे में थोड़ा सा, कि होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं। तो होमोन्यूक्लियर हमारे H2N2O2 या फिर और आप ले सकते हैं, जो कि रोटेशनल और वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा को नहीं देते हैं। ये रोटेशन स्पेक्ट्रा और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को नहीं शो करते हैं। कौन, होमोन्यूक्लियर। क्यों नहीं करते हैं ये आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि होमोन्यूक्लियर के पास में परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। इनके पास में परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। डाइपोल मोमेंट का मतलब ये है कि प्लस और माइनस का सेपरेशन क्या हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो, तो ये एक डाइपोल की तरह काम करता है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेशन परमानेंट नहीं होता है, तो इसीलिए ये रोटेशन और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को नहीं शो करते हैं, क्योंकि इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। अगर इनकी बात करें तो आपने इससे पहले रमन स्पेक्ट्रा वाली वीडियो देखी, तो रमन स्पेक्ट्रा को ये शो करते हैं, क्योंकि रमन स्पेक्ट्रा इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो अलग चीज़ है। ये रोटेशन और वाइब्रेशन है, पहले वाला जो पढ़ा था। तो रोटेशन और वाइब्रेशन को नहीं शो करते हैं क्योंकि इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को देते हैं। क्या रीज़न है भाई कि होमोन्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को देते हैं? इनका रीज़न ये है क्योंकि इनका इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट जो होता है वो चेंज करता है ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विच अकम्पनीज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्योंकि भाई देखिए, इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, तो इसीलिए ये हमारे रोटेशन और वाइब्रेशन को नहीं शो करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को शो करने के लिए क्या होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट जो हो वो जीरो ना हो, और वो होता है, मतलब इनका एवरेज जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। एवरेज डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, ठीक है, एवरेज डाइपोल मोमेंट इनका जीरो होता है। तो बात करें अगर किसी पर्टिकुलर टाइम की, तो किसी पर्टिकुलर टाइम की अगर बात करेंगे तो हो सकता है कि ये हमारा जीरो ना हो, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइम पे हम देख रहे हैं। किसी में मान लेते हैं एक्साइटेड स्टेट में है, कोई दोनों में से एक एटम एक्साइटेड स्टेट में है, तो वहाँ पे अब देखिए नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गया, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज दूर चला गया, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में चला गया। यही तो हुआ एक्साइटेड का मतलब। तो इलेक्ट्रॉन हमारा हायर एनर्जी में चला गया, तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या आ गया, सेपरेशन आ गया। तो उस टाइम पे हमारा डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा, तो वहीं पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने से क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलता है। तो इसीलिए हमारे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को शो करते हैं। इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। परमानेंट डाइपोल मोमेंट का मतलब एवरेज डाइपोल मोमेंट जीरो, लेकिन इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट होता है, जो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से ये होता है, ठीक है, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनता कैसे है। तो मैं पहले आपको डायग्राम से बताना चाहूँगा, फिर उसके बाद में डेफिनेशन को भी समझेंगे। तो डायग्राम आप देखिए सबसे पहले। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हमें बनाना है, तो हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया है HCl। अगर हमारा कोई वन ऑफ द एटम फॉर्मिंग ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड हो जाए। देखिए हमारा एक मॉलिक्यूल डाइएटॉमिक बन रहा है, मतलब दो एटम है। अगर इसमें दोनों में से कोई भी एक एटम एक्साइटेड हो जाए, इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड हो जाए। इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड का मतलब ये हमारे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन में हमें पता है कि न्यूट्रॉन जीरो होता है। तो ये सब नहीं देखेंगे, मेन हमें देखना है कि हम एक्साइटेड क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने हाइड्रोजन का लिया हुआ है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल HCl में। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन
हायर एनर्जी में चला जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। अभी तो ये हमारा पहले ऑर्बिट में है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन चला गया है, इस तरीके से चला गया है, तो अब ये क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया है। तो अब ये HCl मॉलिक्यूल जो है वो एक तरीके से हमारा क्या है, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देने के लिए एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देने के लिए क्या है, एलिजिबल है। अगर दोनों में से कोई भी एक एटम का कोई भी एक एटम इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड हो, इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड का मतलब कि उसका ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में हो, प्रेजेंट हो, तो वो हमारा क्या दे सकता है, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा दे सकता है। कैसे दे सकता है, मान लेते हैं हायर एनर्जी में है, हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, थोड़ी देर तक रहेगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा लाइट को एमिट करके, लाइट को एमिट करके। तो लाइट को एमिट करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। तो केवल यही एक इलेक्ट्रॉन की वजह से स्पेक्ट्रा मिल रहा है। आपका क्वेश्चन होगा केवल सिंगल स्पेक्ट्रा, नहीं भाई, सिंगल नहीं मिलेगा हमें, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से भी मिलेगा। मॉलिक्यूल में ये प्रेजेंट है, ये हमारा एटम जो है ये मॉलिक्यूल में ही तो प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन हो रहा है उसके वजह से भी हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा, रोटेशन की वजह से भी स्पेक्ट्रा मिलेगा। बहुत सारे रीजन की वजह से हमें बहुत ही ब्रॉड और कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल में ये सिंगल हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा नहीं है, ये मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा है। मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, क्योंकि दो हमारे एटम है तो वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशन की वजह से रोटेशन भी हो रहा है वहाँ पे, तो उनके वजह से हमारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। ये आपको पता चल चुका है किसी मॉलिक्यूल का। अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता तो भाई सिंपल हो जाता हमारा, वहाँ पे वाइब्रेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है, क्योंकि एक ही एटम है। तो अब इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं। और ये वाइब्रेशन भी कैसे करता है, देखिए मान लेते हैं Cl ऐसा है, फिर ये और स्ट्रेच होता है, बॉन्ड इसका दूर जाता है, फिर पास आता है, दूर जाता है, पास आता है, तो वो वाइब्रेशन होता है। और ऐसे से रोटेट करता है तो रोटेशन होता है। तो उनकी अलग अलग फिक्स लेवल होती है, एनर्जी लेवल होती है, वाइब्रेशन की अपनी अपनी एनर्जी लेवल होती है, जो आप जानते हैं ऑलरेडी। तो उनमें भी ट्रांजिशन होता रहता है, क्योंकि ये वाइब्रेशन भी चेंज होता रहता है ना, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, तो इसी वजह से। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कैसे बनता है। अगर एक एटम हमारा कोई दोनों में से या कोई दोनों में से डायटोमिक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड हो, तो जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वो कहाँ चला जाए, फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से काफ़ी दूर चला जाए, इस तरीके से। तो क्या होता है, मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कि भाई मॉलिक्यूल हमारा इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड हो चुका है, ठीक है। तो वेरियस पॉसिबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट फॉर ए गिवन मॉलिक्यूल फॉर्म ए पैटर्न ऑफ अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये बहुत सारे पॉसिबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट हो सकते हैं। हमारा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस वाले हायर एनर्जी में जाए, हो सकता है इस वाले में जाए, हो सकता है आगे वाले में जाए, बहुत सारे लेवल होते हैं ना, बहुत सारे लेवल प्रेजेंट होते हैं भाई एनर्जी के। तो इलेक्ट्रॉन के हमारे अलग अलग तरीके से अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हो सकते हैं। फॉर ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट देयर इज ए डिफरेंट डिपेंडेंस ऑफ द मॉलिकुलर एनर्जी ऑन इट्स इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन। देखिए, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए हमारे मॉलिकुलर एनर्जी जो होती है वो इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन पे डिपेंड करती है। देयर इज अ डिफरेंट डिपेंडेंस ऑन द मॉलिकुलर एनर्जी ऑन इट्स इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन। मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन पे डिपेंड करती है। व्हाट इज इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन? द सेपरेशन बिटवीन द टू एटम्स, द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स कह सकते हैं। द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स इज नोन एज इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन। तो यहाँ पे इस वाले एटम का जो है RE है, इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन। और इस वाले एटम का क्या हो जाएगा हमारा, इस वाले एटम का भी चलिए मान लेते हैं हम RE सिंगल डैश, और इस वाले का मान लेते हैं RE डबल डैश मान लेते हैं। अब क्या बताइए किसका ज़्यादा है इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन? तो इस वाले का ज़्यादा है ना, नीचे वाले का ज़्यादा है, इस वाले का कम है। वाइब्रेट होकर इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन दूर हो गया है। तो उनके हिसाब से हमारा अलग अलग एनर्जी होगा इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन की वजह से। दैट इज ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल हैज़ अ डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी कर्व कैरेक्टराइज्ड बाय ए मिनिमम प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज स्टेबल। देखिए इसके डायग्राम को मैं दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा, डोंट वरी, यहाँ पे समझेंगे। ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की वजह से हमारा डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनेगा। क्या बनेगा? डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनेगा। देखिए भाई यहाँ पे हमारा ये है, तो यहाँ पे देखिए ये दूर ये यहाँ पास में था, ये दूर जा चुका है, पास में था दूर जा चुका है। तो ये हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिपेंड करता है? 1/2 kx², मतलब इस तरीके से। तो x² का जो आपका वो क्या होता है, ग्राफ होता है, वो ऐसे होता है ना, x² का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है ना, x² का ग्राफ पैराबोला बनता है ना, कुछ इस तरीके से पैराबोला होता है ना। अगर x की ग्राफ की बात करें तो x का ग्राफ कैसे होता है? लीनियर होता है, ऐसे इस तरीके से सीधा सीधा होता है x का ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ वगैरह तो आप जानते ही है ना। x² का ऐसे पैराबोलिक होता है।
तो वही हम करने वाले हैं, यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं, पोटेंशियल का ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे। तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो मॉलिक्यूल का होगा वो डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी कर्व का होगा, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होगा ना, एक्साइटेड है, ग्राउंड स्टेट है, तो उनका अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी कर्व होगा। तो उसको हम लोग कैरेक्टराइज करेंगे बाय ए मिनिमम प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज स्टेबल। मिनिमम होगा जब इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो होगा वो स्टेबल होगा, ठीक है। जब स्टेबल होगा तो उसका जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी वाला होगा वो मिनिमम होगा। At an equilibrium internuclear distance RE a dissociation limit DE a set of discrete vibrational level and set of discrete rotational level। देखिए भाई, जब इलेक्ट्रॉनिक लेवल आप बनाते हैं तो उसके साथ में वाइब्रेशनल लेवल भी प्रेजेंट होंगे और रोटेशनल भी होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लेवल आपको क्या पता है कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप होता है उसमें, फिर वाइब्रेशन में होता है, फिर रोटेशन में होता है, ठीक है। तो तीनों प्रेजेंट होंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक लेवल बनाते हैं। और RE क्या है आपका, इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन है। DE क्या है, डिसोशिएशन लिमिट है। मतलब क्या है कि हमारा बॉन्ड जो है वो डिसोशिएट भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक है, तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, एटम बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं कि इनका जो ग्राफ होता है वो कैसे बनाएंगे, मॉलिक्यूल के एनर्जी का ग्राफ इन टर्म्स ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हिसाब से। तो अब देखिए ये मैं बना रहा हूँ। अब देखिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर पास पे है, मतलब मॉलिक्यूल पास में है, ग्राउंड स्टेट में है, मतलब क्या है, ग्राउंड। भाई ग्राउंड स्टेट में तो पास है, इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। तो उस केस में जो होगा ये RE इस तरफ डिस्टेंस है, इस तरफ क्या है, डिस्टेंस। तो ये RE डिस्टेंस पे हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बनेगा। किसका कर्व बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को तो आपने कहा था कि सर पैराबोला होता है कर्व, इस तरीके से होता है। भाई पैराबोला ही होता है, लेकिन कुछ लिमिट तक होता है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, तो वहाँ पे कंटिन्यूटी आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से हो गया है, ठीक है। समझ में आया। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे RE डिस्टेंस पे हमने ये एक पैराबोला की तरीका बना दिया है, ये हमने बना दिया, तो ये हमारा एक लेवल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक लेवल हो गया। ये आप जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल हो गया पहला। और ये हमने एक एक्साइटेड स्टेट बना दिया है। एक्साइटेड स्टेट कब होगा, जब हमारा RE दूर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इतनी डिस्टेंस पे था, अब हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया। किसका डिस्टेंस बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ा दिया, मतलब मॉलिक्यूल में इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन बढ़ा दिया, तो दूर कर दिया तो हाईयर एनर्जी में पहुंच गया, हाईयर एक्साइटेड स्टेट में। तो RE देखिए, अब ये RE पास में है, ये RE वाला यहाँ से दूर है, देखिए यहाँ से ये दूर है ना, ठीक है। समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। तो ये हमने दोनों का बना दिया है। ये ग्राउंड स्टेट है हमारा नीचे वाला, और ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, यहाँ से यहाँ किसका ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। ग्राउंड स्टेट में हम डबल डैश करके, हर चीज़ डबल डैश करके दिखाते हैं। ग्राउंड में देखिए RE डबल डैश, न्यू डबल डैश और DE डबल डैश, और इसमें हम लोग सिंगल डैश करके दिखाते हैं एक्साइटेड में, जैसे न्यू डबल डैश, RE डैश, DE डैश, ये सब सिंगल डैश करके बताते हैं, ठीक है। तो अब ये आपने समझा, ये वाला हमारा इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है। अब इलेक्ट्रॉनिक लेवल के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, वाइब्रेशनल लेवल होता है। तो ये वाइब्रेशन लेवल है, 0 1 2 3 4, ये सब हमारे क्या है, वाइब्रेशन लेवल है। और ऊपर जाएंगे तो वाइब्रेशनल लेवल क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका डिसोसिएशन लिमिट लग रहा है, यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा तो कंटिन्यूटी आ जाएगी, ठीक है। लेवल में कंटिन्यूटी आएगी, ये समझने की कोशिश करिए। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक लेवल, ये भी इलेक्ट्रॉनिक लेवल है। 2 इलेक्ट्रॉनिक लेवल कम से कम होना चाहिए ट्रांजिशन के लिए। तो एवरी 2 इलेक्ट्रॉनिक लेवल हैज़ मल्टीपल वाइब्रेशनल लेवल एज वेल एज रोटेशनल लेवल। तो ये वाइब्रेशन हो गया। ये नीला वाला जो ब्लू वाला छोटा छोटा देख रहे हैं, ये ब्लू वाला छोटा छोटा, ये हमारा रोटेशनल लेवल हो गया। क्या हो गया, रोटेशनल लेवल हो चुका है, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल की एनर्जी है, भाई एनर्जी बढ़ रही है कब, जब हमारा इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन बढ़ रहा है मॉलिक्यूल का। यहाँ पे देखिए सेपरेशन बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ गई। अब ट्रांजिशन होगा, मान लेते हैं यहाँ से ऐसे ट्रांजिशन हुआ, इस तरीके से इसमें ट्रांजिशन हुआ, ठीक है। कुछ इस तरीके से ट्रांजिशन होगा, लोअर से हायर में हो रहा है। तो क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बन रहा है। कौन सा स्पेक्ट्रा बन रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बन रहा है। और हायर से लोअर में हो रहा है तो हमारा कौन सा स्पेक्ट्रा बनेगा, एमिशन स्पेक्ट्रा बनेगा, ठीक है। ये सारी टर्म को आप समझिए। अब हम लोग आ जाते हैं नोट्स पे। ये चीज़ें तो आपको समझ में आई ही होंगी, ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पे। अब हम लोग इसके नोट्स पे आते हैं और आपको और अच्छे से समझाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए, 2 हमने क्या लिया है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व लिया है। यहाँ पे ध्यान से समझिए,
टू टिपिकल पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल आर शोन इन फिगर। दो हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल के कर्व लिए हैं, एक हमारा लोअर वन ग्राउंड स्टेट है, अपर वन क्या है इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट है, ये हमने आपको बताया हुआ है। कर्व डिफर इन शेप एज वेल इन पोजीशन ऑफ द मिनिमम। ये हमारा मिनिमम के पोजीशन और शेप में भी क्या है डिफरेंट है, क्योंकि ये एक्साइटेड वाला है और ये हमारा ग्राउंड। बिकॉज द एटम आर मोर लूजली बाउंड इन द एक्साइटेड। एक्साइटेड में हमारा जो एटम होता है वो मोर लूजली बाउंड होता है, क्योंकि भाई दूर चला गया है तो उसमें बहुत लूज हो जाएगा, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट वाला। तो फिर उसके बाद में द कर्व शोइंग द मॉलिक्यूल पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर ई डबल डैश या आर ई डैश का फंक्शन होता है, ये इस पर डिपेंड करता है हमारा कौन पोटेंशियल एनर्जी। बिकम सेलुअर एंड ब्रॉडर, ये हमारा शेलुअर हो जाएगा और ब्रॉड हो जाएगा। एंड द इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन बढ़ रहा है, जैसे ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है। देखिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हम समझ चुके हैं। द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल इन द अपर एंड द लोअर स्टेट आर, अपर और लोअर एनर्जी स्टेट में हमने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मान ली है, जो कि हम वेव नंबर के टर्म में लेते हैं। तो वेव नंबर के ही टर्म में एनर्जी को लेंगे। क्यों लेते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रोमीटर हमारी रीडिंग वेव नंबर में ही देता है। तो टी ई डैश हमने एनर्जी मान ली है, हमने किसकी मान ली है, अपर एनर्जी, और लोअर की हमने मान ली है टी ई डबल डैश। ग्राउंड की हमने माना था, कहा था ना आपसे कि डबल डैश होता है। तो हाइयर में से लोअर आप घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको स्पेक्ट्रल लाइन मिल जाएगी जो कि न्यू ई के बराबर है। न्यू ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टी एंड टी इनका डिफरेंस आपको क्या मिल जाएगा, न्यू ई, जो कि डिफरेंस बिटवीन द मिनिमा ऑफ द टू कर्व, दो कर्व के बीच के डिफरेंस है मिनिमा, और यही हमारी स्पेक्ट्रल लाइन के करस्पॉन्डिंग है। व्हेन ए ट्रांजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टू अदर टेक प्लेस, जब एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ट्रांजिशन होता है तो क्या होता है, एमिटेड या एब्जॉर्प्शन रेडिएशन फॉल इन द विजिबल रेंज या अल्ट्रावायलेट। विजिबल या अल्ट्रावायलेट रेंज में मिलती है, क्योंकि इसका एनर्जी जो होता है 1 से 10 के बीच में, और 1 से 10 के बीच में ही हमारा विजिबल या अल्ट्रावायलेट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज accompanied by a number of transition involving vibration as well as रोटेशन। रोटेशन और वाइब्रेशन दोनों हमारे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे समझ चुके हैं। अब और जल्दी से नोट्स को समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। द रोटेशन ट्रांजिशन गिव राइज टू ए ग्रुप ऑफ फाइन स्ट्रक्चर। फाइन लाइंस हमें देंगे जो रोटेशन, ये छोटे छोटे वाले हैं, तो ये तो छोटे छोटे वाले हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रा भी बहुत ही पतला पतला बनेगा ऐसे, तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, फाइन लाइन कहते हैं। और तो ये हमें फाइन लाइन भी मिलेगा रोटेशन के करस्पॉन्डिंग, जो कि बैंड बन जाएगा। भाई बहुत सारे छोटे छोटे लाइन से क्या बन जाएगा, बैंड बन जाएगा, मतलब एक साथ होंगे तो उनको बैंड कहते हैं। बैंड अराइजेज फॉर ए पर्टिकुलर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, और ये एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन ट्रांजिशन से बनेंगे। वाइब्रेशन का भी ट्रांजिशन हो रहा है, रोटेशन का भी हो रहा है। बैंड अराइजिंग फ्रॉम ऑल द वाइब्रेशन ट्रांजिशन कंस्टिट्यूट ए बैंड सिस्टम। दस ए सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन ए मॉलिक्यूल गिव राइज टू ए बैंड सिस्टम। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से आपका बैंड बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, बैंड। बैंड मतलब मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन। मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशन का ट्रांजिशन हो रहा है, रोटेशन का भी ट्रांजिशन हो रहा है। देखिए आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे रोटेशन के इतने सारे लेवल हैं। हो सकता है इस लेवल से इसमें ट्रांजिशन हो जाए, हो सकता है इस लेवल से इसमें ट्रांजिशन हो जाए, हो सकता है इस लेवल से इसमें हो जाए। रोटेशन की बात कर रहा हूँ, कितने सारे लेवल हैं, बहुत सारे लेवल हैं। तो इसीलिए आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगे, बैंड मिलेंगे। द बैंड ऑफ द सिस्टम विच करस्पॉन्ड टू द सेम वाइब्रेशनल लेवल। अब देखिए प्रोग्रेशन की डिफिनेशन यहाँ पे है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में लिखना होगा। बैंड ऑफ द सिस्टम विच करस्पॉन्ड टू द सेम अपर वाइब्रेशनल लेवल न्यू डैश। अपर वाइब्रेशनल लेवल क्या है, न्यू डैश है, हमने सेम अपर वाइब्रेशन लेवल मान लिया है। बट डिफरेंट लोअर वाइब्रेशन लेवल आर सेड टू फॉर्म न्यू डबल डैश प्रोग्रेशन। न्यू डबल डैश प्रोग्रेशन कब बनता है, इसको आप समझ लीजिए। न्यू डबल डैश प्रोग्रेशन कब बनता है, जब सेम वाइब्रेशनल लेवल हो। जैसे मान लेते हैं ऊपर वाला हमने मान लिया 4 से ट्रांजिशन हो रहा है 3 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 1 में भी हो सकता है, 0 में भी हो सकता है। नीचे वाले का डिफरेंट हो, ऊपर वाले का 4 से ही आए, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजिशन, ऐसे जो हमारा बनेगा ट्रांजिशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यू डबल डैश प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे, न्यू डैश, मतलब नीचे वाला डिफरेंट है लेवल, तो हम क्या कहेंगे, ऐसे वाइब्रेशनल ट्रांजिशन को न्यू डबल डैश ट्रांजिशन बोलेंगे। सिमिलरली द बैंड करस्पॉन्डिंग टू द सेम लोअर लेवल। अगर लोअर लेवल सेम है, मान लेते हैं कि 3 से जा रहा है लोअर लेवल से, लेकिन ऊपर वाला डिफरेंट है, न्यू डबल डैश डिफरेंट है, मतलब 3 से 2 में गया, 3 से 4 में गया, 3 से 1 में गया, 0 में गया, किसी में भी गया, तो उसमें क्या होगा, न्यू डैश प्रोग्रेशन उसको हम बोलेंगे, ठीक है। जो डिफरेंट होता है वही प्रोग्रेशन बोल देते हैं। इन एन इमिशन बैंड सिस्टम में नंबर ऑफ प्रोग्रेशन अपीयर, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोग्रेशन हमें देखने को मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कि कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, कैसे भी ट्रांजिशन हो सकता है इसमें। जी हाँ, कैसे भी ट्रांजिशन हो सकता है इसमें, सिलेक्शन रूल का कोई
कॉन्सेप्ट नहीं लगता है एक्यूरेटली। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया। अब कितने सारे वाइब्रेशन लेवल है, बहुत सारे लेवल हैं बीच में भाई। इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे से ऊपर गया, बहुत सारे वाइब्रेशन लेवल, किसी भी वाइब्रेशन लेवल का ट्रांजिशन हो सकता है मॉलिक्यूल में, किसी भी वाइब्रेशन लेवल का ट्रांजिशन हो सकता है। तो कोई भी सिलेक्शन रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता, जैसे डेल्टा न्यू बराबर +-1 कर देते थे आप, वो यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में। इस वीडियो में तरह के वीडियो